हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल के भीतर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के कारण से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से निकालना जरूरी है क्योंकि वो टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बनते तो वो हमारे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण से हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे लिए वेस्ट हैं, इनको उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। और इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम किन ऑर्गन से निकालते हैं और उसको किस प्रकार से निकालते हैं, उसको किस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जिसको आप बहुत बहुत इजीली समझ सकते हैं, वो है कि 24 आवर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को 24 आवर बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। रेस्पिरेशन में हम बाहर निकालते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अंदर लेते रहते हैं। वैसे ही गर्मी के दिनों में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जिसमें से पानी और बहुत सारे जो आयंस होते हैं, बहुत सारे आयंस वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फूड मटेरियल के साथ में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल है प्रोटीन। बॉडी के का बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ये है प्रोटीन। और प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो है अमोनिया। अमोनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत सारा ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, सभी एनिमल के लिए टॉक्सिक है। तो सभी एनिमल इस अमोनिया को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन अमोनिया जो होता है वो वाटर सोल्यूबल है। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो इस अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वो ऐसे एनिमल होंगे जिनको पानी बहुत ज्यादा मिलता होगा या जो पानी में ही रहते होंगे। तो फिश हैं, बोनी फिश हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। ये अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इनको अमिनोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में पानी सभी एनिमल्स को नहीं मिलता, तो कुछ एनिमल अमोनिया को अमोनिया से कम टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं और यूरिया में कन्वर्सन का काम लीवर में होता है। यूरिया यूरिया का एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में किडनी के द्वारा होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है। स्टूडेंट अक्सर लिखते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन किडनी में होता है, जबकि ये गलत आंसर है। यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है, उसका एक्सक्रीशन, उसको बाहर निकालने का काम किडनी में होता है। तो ऐसे एनिमल जो यूरिया के रूप में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, इनको पानी बहुत कम मिलता है। बर्ड्स, ये हवा में उड़ते रहते हैं। साथ ही साथ कई बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो लाखों किलोमीटर की दूरी तक उड़ते हुए जाते हैं। तब उनको पानी बीच में नहीं मिलता है, पानी ऊपर में कैसे पिएंगे ये। तो ऐसी स्थिति में जिनको पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है, वो यूरिया से भी कम टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिक एसिड में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। और रेप्टाइल है, बर्ड है, लैंड स्नेल है, इंसेक्ट्स जो है, ये सब यूरिक एसिड के रूप में अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलते हैं। इनको यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रूप में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होगा। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीस में। तो प्लेटिहेल्मिन्थीस है, रोटीफर है, प्लेटिहेल्मिन्थीस है, रोटीफर है, कुछ एनिलिड्स होते हैं। इनमें एक्सक्रीशन के लिए ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फ्लेम सेल पाया जाता है। इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स कहा जाता है। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल है। ये देखिए फ्लेम सेल, इसका नाम क्यों है ये देखिए, नाम ही, डायग्राम भी आप देख रहे हैं, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे इसकी जो सीलिया है वो दिन भर हिलती रहती है, जैसे कि दिए की लौ जो हिलती रहती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो फ्लेम सेल है। ये बॉडी से पूरे एक्सक्रीटरी मटेरियल को अपनी ओर कलेक्ट करता है और फिर ये बाहर इसको रिमूव कर देता है।
इसके बाद जैसे कि अर्थवर्म है और कुछ एनिलिड्स होते हैं, उनमें एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन पाया जाता है उस ऑर्गन का नाम है नेफ्रेडिया। एनिलिडा में 3 टाइप के नेफ्रेडिया होते हैं। पूरे उनके स्किन में जो नेफ्रेडिया पाया जाता है, इस नेफ्रेडिया को इंटेगुमेंटेड नेफ्रेडिया कहते हैं। दोनों यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसमें डिवीजन होते हैं अर्थवर्म में, तो उनके बीच बीच का जो पार्ट होता है उसको सेप्टा कहते हैं। और ऐसे नेफ्रेडिया जो सेप्टा में प्रेजेंट हैं उनको सेप्टल नेफ्रेडिया कहा जाता है। कुछ नेफ्रेडिया यहाँ पर आप देख रहे हैं फेरिंग्स के पास हैं, तो इनको फेरिंजियल नेफ्रेडिया कहा जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के नेफ्रेडिया पाए जाते हैं अर्थवर्म में। कुछ और भी एनिमल्स हैं जैसे कि इंसेक्ट। इंसेक्ट में एक्सक्रीशन के लिए मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल है। और ये जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स ये मिडगट और हाइंडगट, इन दोनों के बीच में इस तरह से होते हैं। ये पूरा बॉडी है, पूरे बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और हाइंड गट में यहाँ पर डाल देते हैं। हाइंड गट और मिड गट के बीच होते हैं और 80 से 100 तक की इनकी संख्या होती है। कुछ और भी एनिमल्स हैं जैसे कि प्रॉन है, झींगा मछली से आप अच्छे तरह से परिचित हैं। तो ये जो झींगा मछली होता है ये भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है और आर्थ्रोपोडा के क्लास क्रस्टेशिया का एनिमल है ये। इसमें एंटीना के पास में एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड होता है जिसको कि एंटीनल ग्लैंड कहते हैं, और ये एंटीनल ग्लैंड इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जब हम हायर एनिमल की बात करते हैं और अब ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है और उस स्पेशल ऑर्गन को कहते हैं किडनी। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 किडनी, यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में 2 किडनी पाई जाती है और इसकी पोजीशन जो होती है वो होती है थोड़े लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से लेकर के थर्ड लंबर वर्टिब्रे तक ये फैली हुई रहती है। जो स्टूडेंट्स मेरा स्केलेटन सिस्टम का वीडियो देखे हैं उसमें मैंने सारे वर्टिब्री और वर्टिब्री की पोजीशन को क्लियर किया है। जिनको क्लियर नहीं है वो एक बार स्केलेटन सिस्टम वाला वीडियो मेरा जरूर देख लें। ये किडनी जो होती है इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसका विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर तक होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस इसका 2 to 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्पेशल यहाँ कुछ लगा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड नाम दिया गया है, एड्रीनल ग्लैंड। रीनल सिस्टम से जो अटैच्ड ग्लैंड है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड के वीडियो में भी इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। फिर ये किडनी आप देख रहे हैं, ये किडनी जो है वो इस तरह के शेप का है, बीन शेप का है। और यहाँ पर जो इसका धंसा हुआ पार्ट होता है इस पार्ट को हीलियम कहते हैं, और इसी पार्ट से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल नर्व्स वगैरह निकलती हैं। देख रहे हैं आप, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल नर्व जो होती हैं वो यहीं से निकलती हैं। इसके पीछे यहाँ पर देखिए आप, ये जो पार्ट दिख रहा है ये फनल शेप का है। इस फनल शेप के पार्ट को रीनल पेल्विक कहते हैं। यहाँ बीच बीच में येलो पार्ट, यहाँ कुछ धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इसको कैलिक्स कहते हैं। तो दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब ये किडनी जो है वो सिर्फ एक ही लेयर से नहीं बना होता, ये किडनी 2 लेयर से मिलकर के बना हुआ रहता है। किडनी का जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं और किडनी का इनर लेयर मेडुला कहलाता है। आउटर लेयर ये कॉर्टेक्स, ये जो पिंक कलर का देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स है, और ये मेडुला देख रहे हैं आप, ये जो मेडुला है इस तरह से ये पिरामिड के शेप में बना हुआ है। मेडुला मेडुला का जो ब्रॉड पार्ट है ये कॉर्टेक्स की तरफ है, और नेरो पार्ट जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलिक्स के साइड में, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट्स मेडुला के बीच बीच में ऐसे धंसे हुए दिख रहे हैं। ये जो धंसे हुए पार्ट होते हैं इस पार्ट को कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। किडनी पूरा, एक किडनी ब्लड को छान नहीं सकता है,
इसके लिए बहुत छोटे छोटे यूनिट होते हैं। किडनी के छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं। वास्तव में किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। इसके आगे आप देखिए कि किस तरह से नेफ्रॉन है और किस तरह से नेफ्रॉन वर्क करता है। तो किडनी जो है वो बहुत सारे मिलियंस नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ रहता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये छोटा सा स्ट्रक्चर सिर्फ आपको ऐसा छोटा दिख रहा होगा, यूनिट है ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसके जो भाग होते हैं वो इसका एक पार्ट होता है, वो पार्ट होता है वोमन्स कैप्सूल। ये आप यहाँ पर पीला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वोमन्स कैप्सूल। और इसके भीतर में इस तरह से एफेरेंट आर्टरीज आती हैं और ये बाहर इस तरह से निकलती हैं एफेरेंट आर्टरी बन के। ये एफेरेंट आर्टरी हैं और ये बन के निकलती हैं एफेरेंट आर्टरी। ये ब्लड की जो पूरा जाल फैला हुआ है, आर्टरीज का यहाँ पर जो जाल फैला हुआ है, छोटी छोटी कैपिलरीज बनी हुई हैं, ये पूरा कहलाता है ग्लोमेरुल। और ये वाला पार्ट है वो कहलाता है वोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुल और वोमन कैप्सूल इन दोनों को मिला करके कहते हैं मेल्पिजियन बॉडी, इसको कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है ट्यूब्यूल पार्ट, ट्यूब का पार्ट। तो ट्यूब के पार्ट में जो पार्ट वोमन कैप्सूल के पास में है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और जो दूर में पार्ट है उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये दोनों बीच में इस तरह से ऐसे लंबा एक लूप बना हुआ है, और इस लूप को हैनस लूप कहा जाता है। लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, और इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे ट्यूब्स जो होते हैं नेफ्रॉन वो यहाँ पर खुलते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आगे आप देखिए कि किस तरह से ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो भी इसके साथ में इन्वॉल्व होती हैं किडनी के फंक्शन के लिए। अब देखिए किस जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन का मैंने पहले भी डायग्राम बनाया है, यहाँ पर बना देती हूँ फिर से आपको। ये देखिए आप, ये वोमन कैप्सूल का पार्ट है, फिर ये ग्लोमेरुल का पार्ट है, और इन दोनों को मिला के ये इसको बोलते हैं मेल्पिजियन बॉडी। ये पूरा मेल्पिजियन कैप्सूल है। और ये देखिए फिर ये ऐसे ध्यान से देखिए आपको, तो इतना पार्ट कॉर्टेक्स में रहता है, बिल्कुल होगा। मेल्पिजियन कैप्सूल का पार्ट, प्रॉक्सिमल करोटिड ट्यूब्यूल, डिस्टल करोटिड ट्यूब्यूल, ये तीनों पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में, किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जबकि हैनल्स लूप का जो पार्ट होता है ये मेडुला में होता है। लेकिन कुछ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनमें हैनल्स लूप की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो बहुत छोटी होती है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो मेडुला तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। लेकिन ऐसे नेफ्रॉन जिसके नेफ्रॉन में हैनल्स लूप की लंबाई ज्यादा होती है तो वो मेडुला तक जाकर के फैले रहते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं उस नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के चारों तरफ जो एफरेंट आर्टेरियोल्स यहाँ से देख रहे हैं आप निकल रहा है, ये चारों तरफ इसके फैला हुआ रहता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है इसको वासा रिएक्टा कहते हैं। वासा रिएक्टा केवल जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उसमें हैनल्स लूप की लंबाई कम होती है। इसके आगे यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, और यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे जिसमें मैं यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगी। नेफ्रॉन के सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिल करके यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन का काम जो होता है वो बहुत ही हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है। लेकिन यूरिन फॉर्मेशन के दौरान बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस ना बिगड़े, इसके लिए भी किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों से अगले वीडियो में करूंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।